अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, मोशन तीसरे लॉ के बारे में पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? सबसे पहले देखें, हम इसको लिखते हैं, लिखते हैं न्यूटन, न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। न्यूटन का, न्यूटन का मतलब न्यूटन का, न्यूटन थर्ड लॉ, PHIRD, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन के ऊपर 3 लॉ दिए हैं, इसके अलावा भी इसने लॉ दिए, न्यूटन ने इसके अलावा भी लॉ दिए। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है? ये बहुत ही सिंपल है। पहला लॉ, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता था कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये न्यूटन कह रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी किसी बॉडी पे तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन बनेगा। वो एक्सेलरेशन उतना ज्यादा बनेगा जितने ज्यादा उसकी फोर्स है, और जितना उतना कम बनेगा जितना ज्यादा मास होगा। यही बात है न्यूटन के दूसरे लॉ में थी। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है कि फोर्स आई कहां से, इसके ऊपर बात करता है। फोर्स कहां से आती है, इसके ऊपर बात करता है। तो फोर्स जो है बेसिकली आती है दो बॉडी के म्यूचुअल इंटरेक्शन से। जब भी दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, तब जो है फोर्स लगती है। एक्सटर्नल फोर्स तभी आती है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएं, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएं, तो तब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आती है। जैसे आप एग्जांपल दूं डेली लाइफ से, स्टेटमेंट फिर पढ़ेंगे। एग्जांपल क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है ये, इस स्प्रिंग के ऊपर आपने फोर्स लगाई, स्प्रिंग अच्छे से बनाया, स्प्रिंग है, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो बदले में आपने इस पर एक्शन किया, ठीक है, फोर्स लगाई, तो दूसरी फोर्स क्या होगी, नीचे से स्प्रिंग लगाएगा, लगाएगा ना, तो ये एक्शन हुआ। बदले में रिएक्शन के तौर पर आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगेगी। तो मतलब एक्शन जो है आपने किसके ऊपर किया, स्प्रिंग के ऊपर, रिएक्शन किसके ऊपर हुआ, आपके हाथ के ऊपर। तो ये डेली एग्जाम से, डेली मिसाल से। लेकिन क्या ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा होता है? बिल्कुल। फोर्स आती है एक्शन और रिएक्शन से, न्यूटन ने ये कहा। न्यूटन का मानना था कि जब भी दो बॉडीज आपस में फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, तब फोर्स लगेगी। दूसरी मैं बात कहूँ, इंपॉर्टेंट बात आपके जहन में आएगा कि हम जमीन में चल रहे होते हैं, उस वक्त भी न्यूटन का क्या कौन सा लॉ है, तीसरा लॉ लगता है। हम जमीन में चल रहे होते हैं, मैं यहाँ बंदा कोई बना रहा हूँ, ये बंदा है, ये आगे भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये भाग रहा है, ये बंदा, तो ये क्या होगा, ये जमीन के ऊपर फोर्स लगाएगा, जमीन के ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, बदले में जमीन इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। हम देखें जैसे पाँव चलाते हैं तो हमारे ये पाँव के लिए पीछे की तरफ फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, जमीन बदले में इस पाँव के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। जैसे ये पाँव है, इस पाँव के ऊपर आगे की तरफ रिएक्शन की फोर्स लगेगी, तभी जो है हम हमारे ऊपर कोई फोर्स लगती है तब हम चल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल भी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? न्यूटन के मुताबिक हमेशा होता है, लेकिन हमें ऐसा फील नहीं होता। जैसे कोई पत्थर है, ये ऊपर मार्कर है, तो जमीन इस मार्कर के ऊपर फोर्स लगाएगी, तो क्या मार्कर जमीन के ऊपर भी फोर्स लगाएगा? हमें तो नहीं लगता। ये भी दो बॉडीज है, एक बॉडी जमीन है, एक मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर भी फोर्स लगनी चाहिए, मार्कर के ऊपर भी फोर्स लगनी चाहिए। जमीन तो बड़ी है, जमीन बड़ी है, जमीन का मेस बड़ा है, जमीन की फोर्स ज्यादा है, तो इस वजह से वो फोर्स मार्कर जो लगा रहा है जमीन के ऊपर, वो हमें महसूस नहीं होती। दूसरी, लेकिन न्यूटन के मुताबिक फोर्स लगाता होता है मार्कर भी। तो तीसरी चीज, अगर आप किसी टेबल के ऊपर मारते हैं जोर से, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, बदले में रिएक्शन हो रहा है आपके हाथ के ऊपर, मतलब हाथ को चोट पहुंचती है। जितना आप जोर से मारेंगे उतना ज्यादा चोट पहुंचेगी। इसका मतलब है कि रिएक्शन हुआ है आपके हाथ के ऊपर। तो यहाँ स्प्रिंग के केस में एक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ। तो ये आपके पास डेली लाइफ से एग्जांपल है। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट, न्यूटन क्या कहता है, ठीक है, एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन, स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ना, हर रिएक्शन का। हमने देखा यहाँ भी रिएक्शन है, एक्शन कौन कर रहा था, हम कर रहे थे, रिएक्शन किसने किया, स्प्रिंग ने। इसी तरह यहाँ पे एक्शन हमारा पाँव कर रहा था, रिएक्शन जमीन कर रही थी। तो एक्शन भी होगा, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए रिएक्शन, ठीक है, हर एक्शन का क्या होगा, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी रिएक्शन क्या लिखेंगे, एवरी रिएक्शन,
एवरी एक्शन बोलेंगे, रिएक्शन बाद में होगा, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन क्या मतलब हुआ? एक्शन और रिएक्शन कुछ नहीं, ये एक फोर्स होती है। जैसे हर एक्शन का एक हमेशा एक रिएक्शन होगा, लेकिन वो कैसा होगा? इक्वल होगा, मतलब जितना फोर्स लगाई उतनी ही लगेगी, और अपोजिट होगा। जैसे देखें ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, लेकिन स्प्रिंग ने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, अपोजिट लगाया, ठीक है। यहाँ जमीन ने भी अपोजिट लगाया। टेबल पे आप मार रहे हो, बदले में आपके हाथ के उस साइड पे चोट पहुंची जिस साइड से आपने मारा था, क्योंकि आपने फोर्स नीचे की तरफ लगाया टेबल में मार के, तो बदले में आपके हाथ के ऊपर इस जगह पे दर्द हुआ, मतलब इस जगह पे रिएक्शन हुआ, इस जगह पे रिएक्शन हुआ। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है, ठीक है। थर्ड लॉ का क्या है? स्टेटमेंट है। फोर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है, फोर्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में। हर फोर्स का एक जोड़ा होगा, ऐसा नहीं है आप कोई भी फोर्स सोचते हैं, कोई भी फोर्स है हम लगा रहे होते हैं, उसका एक जोड़ा होता है। आप किसी के गाल पे मारते हो, ये आप एक्शन कर रहे हो, बदले में उसकी गाल भी आपके ऊपर वो कर रही है, फोर्स लगा रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मैस कम होगा, मतलब जो है रिएक्शन आपके हाथ के ऊपर होगा। बदले में आपने चोट मारी तो आपने ये क्या किया? एक्शन किया, रिएक्शन के तौर पे आपके हाथ में दर्द होगा, ठीक है, जितना आपने मारा था। तो मतलब हर एक्शन का यानी कि हर फोर्स का दूसरी फोर्स होती है, हर एक्शन का दूसरा एक्शन होता है। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होगी। जैसे यहाँ दो पेयर, एक फोर्स ये एक फोर्स ये, यहाँ भी दो फोर्सेस थी, एक जमीन का एक आपका, तो दो फोर्सेस हैं। तो हर फोर्स के कितने वो होंगे? हर फोर्स के मतलब एक पार्ट होगा और दो पार्ट होंगे, मतलब एवरी फोर्स ऑलवेज इन पेयर्स। कोई भी फोर्स है वो हमेशा पेयर की फॉर्म में, जोड़े की फॉर्म में। जैसे जमीन जो है, जमीन और सूरज के बीच में भी फोर्स लग रही है, सूरज जमीन पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और जमीन सूरज पे फोर्स लगा रहा है, तो ये भी एक्शन और रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको एग्जांपल देके आपके उसमें बुक में भी दिया हुआ है, दो बॉडीज दी हुई है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। ये शुरू में बॉडी ए और बॉडी बी क्या हो गई है? टकराई है, ठीक है। शुरू में ये दूसरों की तरफ आ रही थी, ये बाद में टकरा गई। तो अब ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाएगी, बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर, और बॉडी बी जो है बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो जो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी, इसको FAB कहेंगे। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए बाय बी। तो हम कहेंगे ये चीज, और ये जो ए बी के ऊपर लगाएगा उसको हम FBA कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी नंबर लाइन याद रखिए। नंबर लाइन में क्या करते थे? इस तरफ जीरो, इस तरफ माइनस वाले नंबर होते थे ना, इस तरफ प्लस वाले नंबर होते थे। तो जो फोर्स इस तरफ होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। यानी कि हम कैसे लिखेंगे? FAB इक्वल टू माइनस FBA। ये दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट है। जो इस तरफ है इसकी तरफ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। देखना, नेगेटिव वैल्यू इस तरफ होती है ना, नेगेटिव की तरफ है, तो हम लिखेंगे FAB इक्वल टू माइनस FBA। FAB इक्वल टू माइनस FBA। ये दोनों इक्वल होती है, अपोजिट होंगी। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन A बाय B। इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन A बाय B। ये दोनों बराबर होंगे किसके? फोर्स ऑन B बाय A। A के ऊपर B की वजह से जो फोर्स लगेगी ये दोनों बराबर होंगी। किसके बराबर होगी? B के ऊपर जो A की वजह से लग रही है इसके बराबर। इसको इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन भी लिखेंगे, हम माइनस भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है,
अपोजिट है, इसलिए हम लगाते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन बेसिकली फोर्सेस है, दो फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स हमेशा एक बॉडी पे नहीं लगते, अलग अलग बॉडी पे होते। ये एमसीक्यूज भी आपके आगे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन अपोजिट बॉडी, टू बॉडीज, वन बॉडी नहीं। एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो बॉडी पे होते हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्या लिखेंगे? एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज, एक्शन एंड रिएक्शन, रिएक्शन पूरा लिखें, रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे होगा। कैसे? मिसाल देके समझाएं सर। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में भी नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन आपने ये समझना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्शन किसके ऊपर किया? स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग अलग बॉडी है, हमारे हाथ पे एक्शन किसने किया? स्प्रिंग ने किया, हमारा हाथ अलग बॉडी है। तो मतलब क्या हुआ कि एक्शन एक बॉडी पे होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होगा, एक बॉडी के ऊपर नहीं होगा। ये स्प्रिंग की मिसाल लो ना, एक्शन किसके ऊपर हुआ था? स्प्रिंग के ऊपर। तो रिएक्शन किसके ऊपर हुआ था? हाथ के ऊपर। जैसे गुब्बारे के एग्जांपल लो, गुब्बारे में हवा भर के हम छोड़ देते हैं, आगे जाता है। तो गुब्बारे की जो अंदर हवा है वो एक्शन करती है किसके ऊपर? बाहर हवा, जो बाहर एयर में मौजूद हवा है उसके ऊपर। एक हवा इधर भी है ना, जो अंदर से हवा निकलेगी इस हवा के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो बाहर हवा है। और बाहर वाली हवा जो है वो इसको आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, क्योंकि अपोजिट होते हैं दोनों। हमने कहा अपोजिट होते हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। तो ये हवा इस हवा के ऊपर फोर्स लगाएगी, यहाँ जो हवा है इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और ये जो हवा है उस गुब्बारे को आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, इसलिए जो गुब्बारा है वो आगे की तरफ जाएगा। जो हाल ही में इंडिया ने जो अपना रॉकेट लॉन्च किया, वीडियो देखी होगी, उसमें पीछे से इतना सारा वो निकल रहा था, धुआं। वो क्या हो रहा था? वो एक्शन और रिएक्शन था वहां पे। वो जो उसके पीछे से हवा निकल रही थी, वो जो बाहर खला में, जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो हवा थी, खला में तो नहीं होती, एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके ऊपर क्या कर रही थी? एक्शन कर रही थी, और ये हवा उसको आगे की तरफ लेके जा रही। तो इस तरह ये ऊपर की तरफ जाता गया। तो मतलब कोई भी गुब्बारे के एग्जांपल, तो रॉकेट जो जाता है उसके ऊपर भी यही होता है, एक्शन और रिएक्शन। तो ये है एक्शन और रिएक्शन की वजह से ये डेली लाइफ में एग्जांपल बहुत सारी हैं। तो एग्जांपल आपके एक बुक में भी लिखी हुई है, उसको आपने लाजमी याद करना है। क्योंकि आप लिखते वक्त कैसे लिखोगे ये याद रखें, पहले स्टेटमेंट लिखनी होगी, फिर इस तरह के पॉइंट लिखने हैं, फिर आपने ये भी मैथमेटिकल लिखनी है, डायग्राम बनानी है, फिर नीचे एग्जाम्पल देनी है। तो ये आपका थर्ड लॉ कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये चीज आपकी मैथमेटिकल में आ जाती है, मैथमेटिकल में आ जाती है, ये मैथमेटिकल में। तो हमने कहा कि जो एग्जांपल है उसमें क्या बोलेंगे हम, कि फॉर एग्जांपल द एयर प्रेजेंट इनसाइड अ बैलून एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द आउटसाइड द एटमॉस्फेयर में, जो आउटसाइड जो एयर है उसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन अ रिजल्ट द एयर प्रेजेंट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, मतलब जो आउटसाइड द बैलून है वो क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी बैलून के ऊपर, तो वो एज ए रिजल्ट आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस तरह एग्जांपल आपने याद करनी है। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।